So in this module, I'm going to cover the following topics: simple stress and strain, Hooke's law, elastic constant and their relationship, stresses in composite and compound bars, thermal and hoop stresses, and axial stresses, longitudinal stresses, जो टॉपिक है हमारे प्रेशर वेसल्स के. Okay, so you can see this picture here. This is a diagram of axial stress. ये compound bar का diagram है, and this is a diagram for hoop stress and temperature stresses in compound bar. Axially loaded composite body है, and these are the elastic constants. So ये सब चीजें हम लोग इस मॉड्यूल में कवर करेंगे आगे. So this is the first topic. So normal stress basically is the stress perpendicular to the plane or perpendicular to the body. Stress की अगर हम बात करें, stress basically force per unit area. हम लोगों को पता है stress is equal to force per unit area, force divided by area or load divided by area. Maybe of two types, normal stress and दूसरा है हमारा tangential stress. और जो टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा वो बेसिकली टेंजेंट के थ्रू पास होगा और एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हुए पास होगा. और मे बी शियर स्ट्रेस हो सकता है इन सम केसेस. अदर टाइप ऑफ स्ट्रेस मे बी शियर स्ट्रेस, राइट. शियर स्ट्रेस है जो कि सरफेस की पैरेलल जाएगा. एंड दूसरा है हमारा नॉर्मल स्ट्रेस. तो हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस देख रहे हैं यहाँ पे. नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, राइट. ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगा. एंड ये जो है जब फोर्स लगेगा तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये फोर्स हमारी अजम्पशन भी होती है कि बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एट दिस सरफेस यूनिफॉर्म स्ट्रेस विल बी प्रोड्यूस्ड. मतलब कुछ इस तरीके का हो सकता है फोर्स का जो बिहेवियर होगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बट नॉट लाइक दैट. यू हैव टू कंसीडर दिस एज ए एवरेज स्ट्रेस और यूनिफॉर्म स्ट्रेस, राइट. सो नॉर्मल स्ट्रेस, यूनिफॉर्म स्ट्रेस का प्रेजेंटेशन, दिस कैन बी द प्रेजेंटेशन हर जगह सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ऐसा नहीं है. और नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, कुछ कहीं ज्यादा होगा. सो लाइक दैट at this section, at this particular cross section I'm talking about. So normal stress में भी टेंसाइल और कंप्रेसिव. अब जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो या तो खींचेगा या फिर दबाएगा. सो इट में बी टेंसाइल. अगर टेंसाइल है तो पुल फोर्स है और कंप्रेसिव है तो पुश फोर्स होगा. सो नॉर्मल स्ट्रेस में बी टेंसाइल और कंप्रेसिव इन नेचर. यूनिट की बात करें, यूनिट हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा. एंड 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू द पास्कल. एंड अगर हम मेगा एमपीए लिखते हैं, एमपीए, इफ वी राइट एमपीए मीन्स 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू द न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, right. So sigma is the average normal stress, p is the resulting force here, and a is the cross sectional area of the bar. ये यहाँ से अगर इस बार को कट करेंगे तो ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, राइट. आगे बढ़ते हैं. So this is our first example 7.1. we can see here, ये एक बार दी हुई है जिसका क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन कांस्टेंट है. सो ये प्रिज्मेटिक बार हमारे पास में है एंड इसमें हमें फोर्सेस फाइंड आउट करने हैं हर मेंबर में. सो द बार हैज अ कांस्टेंट विड्थ ऑफ 35 mm एंड अ थिकनेस ऑफ 10 mm. सो ये बार है, इसकी विड्थ वो 35 mm है और ये वाली विड्थ है यहाँ पे. एंड थिकनेस ये थिकनेस हो गया, राइट. सो ये क्रॉस सेक्शन है लाइक दिस. सो दिस इज अ थिकनेस 10 mm एंड सो दिस विल बी द एरिया. अगर इसको यहाँ से सेक्शन कट करते हैं और ये लोड लग रहा है, सो दिस विल बी द रिजल्टिंग एरिया जो हमें स्ट्रेस में कंसिडरेशन लेना है. डिटरमाइन द मैक्सिमम एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस इन द बार व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू द लोडिंग shown. सो मैक्सिमम स्ट्रेस हमें फाइंड आउट करना है इस बार में. सो मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे पास होगा, मैक्सिमम लोड कहाँ पे होगा. सो उसके लिए हमें इंडिविजुअल सेगमेंट में लोडिंग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि एरिया इसका कांस्टेंट है. तो जहां भी लोड सबसे ज्यादा होगा स्ट्रेस उस रीजन में ही सबसे ज्यादा आएंगे. मैक्सिमम स्ट्रेस विल बी इन दैट रीजन वेयर लोडिंग विल बी मैक्सिमम. सो वी हैव टू मेक फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम बना के हम लोग इसको एनालिसिस को कंप्लीट करेंगे. एंड लाइक दिस
तो सबसे पहले ये एक पोर्शन हो गया, इसका ये फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। यहाँ पे 12 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, राइट। सो ये डिटेल से मैं काफी वीडियो लेक्चर्स में पहले डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी। सो इसमें क्या है कि जब भी आपके एंड पॉइंट पे जो लोड लग रहा है वो ही लोड पूरी बॉडी में फ्लो करेगा, राइट। वो तब तक लोड फ्लो करेगा जब तक कि आपका दूसरा लोड वहां पे नहीं इंट्रोड्यूस हो जाता, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है उसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाता है। अगर हो सकता था आपका स्ट्रक्चर इस तरीके का यहाँ पे हो और आगे जाके कुछ इस तरीके का आ जाता, तब भी वहां पे आपको स्ट्रेस चेंज हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन है उसका मटेरियल चेंज हो जाए, इसका मटेरियल अलग इसका मटेरियल, तब भी वहां पे स्ट्रेस चेंज हो जाएगा, राइट। क्योंकि उसका जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज हो जाएगा या डिफॉर्मेशन चेंज हो जाएगा खास तौर से, राइट। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस पार्ट के लिए हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है इस रीजन के लिए। सो ये रीजन का फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके का बन जाएगा एंड इसमें जो आने वाले फोर्सेज हैं वो 12 न्यूटन के रहेंगे, राइट, थ्रू आउट दिस बॉडी। नाउ अब हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट व्हेन यू कंसीडर, सो यू कट दिस सेक्शन। सेकंड पार्ट पे हम लोग खड़े हो जाएंगे, यहाँ पे आपका सेक्शन है, राइट। इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके का बना दिया यहाँ पे एंड यहाँ पे क्या फोर्सेस आ रहे होंगे। सो इसका टेक्निक ये है कैलकुलेशन का कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस आइदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड of that section including forces acting on that section, right। so इस section पे अगर हम देखते हैं इस section पे कितने forces लग रहे हैं, इस section पे ये 2 forces आ रहे हैं, प्लस इस section के लेफ्ट हैंड साइड के मैं सारे forces का algebraic sum करता हूँ। so ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 12 प्लस 9 प्लस 9, so 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 12, सो 18 प्लस 12 इज 30। सो इस बॉडी पे जो लगने वाला होगा टेंसाइल फोर्स होगा 30 किलो न्यूटन का, राइट। प्लॉट करते हैं इस वाले सेगमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसमें मैंने बताया ये लास्ट सेगमेंट है, तो बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे आंख बंद करके 22 किलो न्यूटन का फोर्स लगा सकते हो, राइट। वो भी टेंसाइल नेचर का रहेगा। सो इधर से भी ये टेंसाइल का सिंबल है, बॉडी में ये टेंसाइल का सिंबल है, सो इसमें टेंसाइल फोर्स है 22 किलो न्यूटन का, राइट। सो वंस यू have calculated forces in all the members, simply you can calculate stress equal to force F divided by area। so ये हमने वापस वही चीजें दिखाई हैं कि कैलकुलेशन कैसे हुई है and you will be able to understand now। once you have calculated forces in all the members, simply ये यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। यू कैन सिंपली टेक अ फोर्स एंड द एलिमेंट्स और द सेगमेंट। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड, सो फर्स्ट में 12 न्यूटन का फोर्स आया, सेकंड में जो है 30 का है और थर्ड में 22 न्यूटन का फोर्स है। सो जहाँ पे मैक्सिमम फोर्स आ रहा है वहां पे स्ट्रेस भी मैक्सिमम होगा। सो दिस इफ P is the force then stress will be P by A। so this P and unit kilonewton 10 to the power 3 एंड इसको मीटर में लेंगे। जो भी यूनिट आप ले रहे हो उसी में सारे पैरामीटर्स लीजिए। अगर आप लेंथ मीटर में ले रहे हैं तो मीटर में लीजिए, और स्ट्रेस अगर मीटर न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर ले रहे हैं तो मिलीमीटर स्क्वायर हो सकता है, और मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर लीजिए। सो व्हाट एवर डायमेंशंस यू आर कंसीडरिंग, just keep it same throughout the calculation। now next problem given है, बहुत easy problem है। once you have calculated force then you can calculate stresses। so question is that the 80 kilogram lamp is supported by two rods AB and BC as shown in figure। if AB has a diameter of 10 mm and BC has a diameter of 8 mm, determine the average normal stress in each rod, right। so this is the question। you have to determine average normal stress in each rod when the diameter of all the rods are given। so this is the slope basically is given। so 3/4 का slope है यहाँ पे। so you can calculate the angle even if you want to calculate angle, right। solve this problem by applying even Lami's theorem like this। these are the three string can be considered and this will be vertically downward if this angle is 60 degree, right। so this total will be 60 plus 90, so 150 degree will be this angle, and the slope of this line is given this 3 and this 4 theta। so tan theta is equal to 3/4। okay, so I write here tan inverse
3/4 something, 36.87 something like. So similarly we can calculate all these angles, then P1 and P2, and this load can be considered. Or for the Lami's term, so Lami's term is P1 divided by sine of this angle, sine alpha 1. For example, this angle is alpha 1 and this angle is alpha 2, so is equal to P2, right, sine alpha 2, and this angle for this angle basically for this load, so 80 divided by sine of this angle, right. So ये वाला एंगल का जो साइन होगा वो 80 के साथ में आ जाएगा. Then you can calculate P1 and P2, right. Once you have calculated P1 and P2, you can calculate the stresses. Like we can also perform this simple exercise, like sigma fx is equal to 0, sigma fy is equal to 0. So sigma fx fbc, this 4/5 minus fba cos 60, because there will be component for like this and for like this. So this component will be equal to this, and when the summation of these two components will be equal to this. Okay, so simply you can calculate. So ये stress calculation के बारे में just एक overview था. Now these are the average normal stress, जैसा कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया. Now the normal strain के बारे में बात करें. So the normal strain basically change in length. So this is the change in length, delta L. So change in length to the original length, right. Once we have applied a pull force, then the change in length will be observed, and that will be equal to the L minus L naught, and this is the final length, and L naught is the initial length, and now delta L is equal to the difference of these two divided by initial will give the strain, and it will be negative when the contraction is observed and positive when elongates. तो जब खींचेगी, जब लेंथ बढ़ेगी तब पॉजिटिव स्ट्रेन होगा, एंड जब लेंथ डिक्रीज हो रही है तो तब नेगेटिव स्ट्रेन आएगा. दिस इज फॉर द साइन कन्वेंशन. एंड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम simply can be seen. We have already discussed these things. So stress strain diagram for different type of steel or material. brittle material है relatively डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन कम होगा, स्ट्रेन काफी कम है ब्रिटल में, लेकिन प्लास्टिक में डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा होगा. और डक्टाइल मटेरियल, अगेन डक्टाइल में एक यील्ड पॉइंट भी होगा और अल्टीमेट स्ट्रेसेस भी आएंगे, एंड लाइक दिस. और इसमें जो आपका प्लास्टिक मटेरियल है, देयर विल नॉट बी डिफाइंड यील्ड पॉइंट, so we can sometime use the proof stress, we call that. So these are the different key features we can say. Actually elastic deformation, and this is the plastic deformation, and this is the strain, this is stress, and ये आपका shape है initially when this test actually I have already discussed here. I discuss in I'm going to discuss in brief. So initially you have to use UTM to perform this test, universal testing machine, and this type of specimen has to be prepared and has been prepared to place in the machine, and tensile stresses are applied on that specimen to observe the deformation. We can mark here the gauge length. So gauge length में gauge points mark कर देंगे, and gauge points generally 5 to 6 to 7 times the diameter of the bar. So उसमें हम लोग deformation check कर लेते हैं. So easily we can observe the change in length and the initial length, right. So ये in between है, और उसके बाद में फेलियर जब होगा तो कुछ इस तरीके का फेलियर हो जाएगा, and this is the cup con failure, and this portion is necking, and this is the like strain hardening, right, and this part is somewhere like yield plateau or something like.
So these are the things, and this is the Hooke's law is valid in this region because stress is directly proportional to strain. So limit of proportionality is here, and at this location sigma y yield stress, and at this location sigma u ultimate stress will be there, and this is the breaking point. So sigma b, sometime we call it sometime sigma b, so like this. Okay, so this is the shape of necking, actually neck formation, and finally the failure. Now we can see, we have already seen. Now Hooke's law is valid. So according to Hooke's, within elastic limit, proportional limit, stress is directly proportional to strain. So to remove this proportionality constant, a proportionality constant has introduced, that is the Young modulus or modulus of elasticity. So stress into E into strain. So E is equal to sigma over small e, right? Or epsilon. So Young modulus is a material property known as elastic modulus or modulus of elasticity, which quantifies the material's stiffness. It is expressed in unit of force per unit area, right? Newton per meter square or PA Pascal. So this is a typical. यहाँ पे you can see here the actual rupture strength and this is the rupture strength. So actual, it means whenever the actual area is going to divide and the load will give you the actually this kind of curve, क्योंकि जब हम एक्चुअल एरिया डिवाइड करेंगे जो कि फेलियर पे आया है तो उस केस में लोड मैक्सिमम होगा बट एरिया मिनिमम होगा और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में कुछ इस तरीके का ऊपर की तरफ कर्व आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप जो है इनिशियल एरिया ही लेते हो तब फिर कर्व का पूरा शेप चेंज होगा और वी आर सेफर साइड बाय एक्चुअली कंसीडरिंग दिस। नाउ other elastic constants are also the part of our syllabus. So there are two more constants like shear modulus and bulk modulus or volumetric modulus. Shear modulus, or also known as modulus of rigidity. So we have this shear modulus G is equal to E over 2 bracket 1 plus mu. Mu is basically the Poisson's ratio is equal to 2G and 1 plus mu, and E is equal to 3k 1 minus 2 mu. So shear modulus अगर आपको given है और modulus of ये Poisson ratio given है, then you can calculate the modulus of elasticity. You can remember these relationships, and these are the symbols which I have used here. Modulus of rigidity or shear modulus can be represented by M or C or G. So इसके सिंबल है। नाउ वी कम टू द पॉइजन रेशियो। व्हाट इज द पॉइजन रेशियो? पॉइजन रेशियो होता क्या है बेसिकली, जब भी आप किसी मटेरियल को फोर्स लगा के खींच रहे हैं या उसको दबा रहे हैं तो उसके जो डायमेंशंस हैं उसमें एक कांस्टेंट चेंज आएगा and that can be studied in the parameter Poisson ratio. So जब इसको खींचेंगे तब इसमें लेंथ इसकी इंक्रीज हो रही है बट इसकी जो विड्थ है वो डिक्रीज हो रही है, राइट। पहले इनिशियल विड्थ ये थी और अब विड्थ ये हो चुकी है। सो इन दोनों में जो रिलेशनशिप देने वाला पैरामीटर है वो पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो बेसिकली लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। फॉर एग्जांपल लेटरल डायमेंशन हमारा विड्थ भी होगा और हाइट भी हो सकता है बट लेंथ नहीं होगा, लेंथ हमेशा लॉन्गिट्यूडिनल रहेगा। सो डेल्टा बी ओवर बी कैन बी रिटन एज लेटरल डायमेंशन लेटरल स्ट्रेन और डेल्टा एल ओवर एल कैन बी रिटन एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। सो दिस विल बी द पॉइजन रेशियो। हर मटेरियल का एक पॉइजन रेशियो है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये चीजें कैलकुलेट करते हैं। तो इस स्लाइड में आप लोग ये चीजें मेमोराइज कर सकते हैं एंड इस रिलेटेड प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे यंग मॉडुलस इज इक्वल टू द स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, सिमिलरली बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू द डायरेक्ट स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्योंकि बल्क मॉडुलस हम लोग बेसिकली तब यूज में लेते हैं जब हम खास तौर से कोई किसी बॉडी पे हर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, देन देयर विल बी वॉल्यूमेट्रिक चेंज। जैसे कि पानी के अंदर अगर कोई बॉडी है तो उसमें हर डायरेक्शन में फोर्स लग रहे होंगे और उसके वॉल्यूम में चेंज आने की चांसेस भी होते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल आर देयर। नाउ शियर मॉडुलस की बात की जाए, सो शियर स्ट्रेस ओवर शियर स्ट्रेन will give the shear modulus. So this is the मैंने पहले पिछली स्लाइड में बताया था, this is the shear, पहली स्लाइड में डिस्कस किया था shear force। so shear force जो shear करने की कोशिश कर रहा है and will give the
shear stress होगा, shear strength will be the modulus of rigidity or shear modulus. Now composite bar की अगर बात होती है, so composite basically stresses in composite bar. So composite connections can be made by arranging these bars in either in parallel connection or सीरीज कनेक्शन. सो ये सीरीज हो गया, एक बार लगा दी यहाँ पे, दूसरी ये कनेक्शन हो गया, सो तीसरा ये कनेक्शन हो गया, एंड दिस इज द पैरेलल. पैरेलल में दो तीन ये पैरेलल, ये सब पैरेलली कनेक्ट एक सिंगल यूनिट से कनेक्ट कर दी जाएंगी, एंड दिस इज द पैरेलल सिस्टम ऑफ कंपोजिट बार. सो नाउ आई कम टू द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन फॉर बार्स इन सीरीज कनेक्शन. सीरीज कनेक्शन में कंपैटिबिलिटी इक्वेशन आपके पास में बिल्कुल ये है, डेल एल इज इक्वल टू पी एल ओवर ए, एंड बेसिकली सिग्मा पी एल ओवर ए, जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम हो जाएगा. वी ऑलरेडी नो ई इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू पी बाई ए एंड स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल. So from here I can write del L is equal to PL over AE. So for n number of element, PL over A, PL over A, PL over A for bronze, PL over A for steel, PL over A for aluminium. So A, E, L, already we all know this. What are these parameters? Now I come to the compatibility equation for bar in parallel connections. Two different rod like 1 and 2 different rod are connected by a single unit at their end, and force or load P is applied at the end, and now we have to calculate the deformation or stresses. So there are two things to be considered. Boundary condition, सबसे पहला तो जो लोड होगा वो दोनों मटेरियल पे दोनों मटेरियल के द्वारा लिया जाएगा. और so here we can see compatibility equation for bar in parallel connection. So this is the parallel connection we can see here. These are two different bars, 1 and 2, and connected at its end by a single rod, single plate or something, so that they can play a role in transfer load P. So these are the notations. P1 is the load carried by bar 1, A1 is the cross-sectional area of bar 1, and sigma 1 is stress in bar 1, E1 modulus of elasticity of bar 1, and similarly for bar 2, and P is the total load on the composite bar. So this P is the total load on this composite assembly, and L is the length of this bar. So L constant है यहाँ पे, and delta L elongation of the composite bar. So delta L elongation of the composite bar. delta L हो सकता है कि कुछ इस तरीके से डिफॉर्म होकर नीचे की तरफ स्लाइड कर जाए. तो डेल्टा 1 विल बी इक्वल टू डेल्टा 2. तो हमारे पास में कंडीशन भी है, बाउंड्री कंडीशन है, जिसको यूज करते हुए हम लोग बाकी की चीजें डिटरमाइन कर पाएंगे. डेल्टा 1 विल बी इक्वल टू डेल्टा 2. ओके, सो एंड दूसरी कंडीशन है लोड P will be equal to P1 plus P2, like we can see here. So P is equal to P1 plus P2. So total load P will be taken by the partially by bar 1 and by bar 2. Okay, so stress we can write here, stress in bar 1 will be equal to load in bar 1 divided by area of bar 1. So sigma 1 is equal to P1 over A1, and deformation strain can be written sigma 1 over E1. So यहाँ पे material की properties भी आ गई whenever we are talking about strain. So strain is equal to stress over modulus of elasticity हो गया, right? So strain again I can write sigma is equal to P by A and into E1. So ये final, and deformation in bar 1 will be equal to delta L1. Delta L1 is equal to P1 PL over A. So P1 L1 A1 E1, L is constant है, common है. Similarly for bar 2, delta 2 is equal to P2 L over A2 E2, and here it is to be noted delta L1 is equal to delta L2. So दोनों को हम लोग बराबर रख देंगे. So we can get the value of P1 is equal to P2 into A1 E1 A2 E2. Alright, so we have calculated value of P1 in terms of this P2, and finally we can write here P2 is equal to in terms of P. P2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ P आ गई है, और P1 की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ P आ गई है. अब ये सारा पैरामीटर हमारे पास में ऑलरेडी है,
given रहेगा, so we can easily calculate whatever load taken by bar 2, whatever load taken by bar 1. so P1 P2 आपने कैलकुलेट कर लिया. इफ अगर आपको स्ट्रेस पूछा जा रहा है, तो स्ट्रेस डायरेक्ट इस रिलेशन से आप निकाल सकते हो. समटाइम्स इन MCQ क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम हियर एंड ऑब्जेक्टिव sigma 1 is equal to E1 over E2 into sigma 2. Similarly sigma 2 सिग्मा स्ट्रेस, अगर आपको मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी दोनों बार का पता है तो आप किसी भी बार में कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं. एंड यू कैन रिमेम्बर दिस, E1 over E2 इज नॉन एज मॉडुलर रेशियो. सो E1 और E2 का जो रेशियो है वो मॉडुलर रेशियो कहलाता है. रेशियो ऑफ E1 एंड E2, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ 1 divided by modulus of velocity of other material will be considered as a modular ratio. Now this is the example, simple example we have here. Example 7.3. So a composite bar consists of an aluminum section rigidly fastened between a bronze section and a steel section as shown in figure. Axial loads are applied at the position indicated. Determine stress in each section. So this is your question. You have to determine stress in each section. So this is your first part and this is the second section, this is the third section, right? So तीनों section में हमें stresses calculate करने हैं यहाँ पे, right? So this is the bronze, aluminium, steel. area दिया हुआ है एंड लोड भी दिया हुआ है. यहाँ पे 4 किलोन्यूटन का लोड है, इधर 7 किलोन्यूटन का लोड है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा लोड दिए हुए हैं. इसकी वजह से आपको थोड़ा सा निकालने में ये समझना पड़ेगा कि कैसे ये कैलकुलेशन होगी, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आपका पहला है टास्क. इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन में आपको फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ पे 4 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, राइट? फ्री बॉडी डायग्राम में ये पूरा का पूरा रॉड एक अलग जगह हम लोग प्लॉट कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे. सो 4 किलोन्यूटन लोड इज एक्टिंग हियर, then this entire body definitely will have the same amount of load. So this will be designed for only 4 kilonewton load, right? And so इसमें हमें लोड पता लग गया 4 किलोमीटर. सेकंड बॉडी का सेकंड पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. सो सेकंड पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे समथिंग लाइक दिस. सो इसमें यहाँ पे हमें लोड कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कितना लोड आ रहा होगा. सो मैंने बताया लास्ट टाइम भी और भी वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया. इसमें क्या है कि algebraic sum of all the forces either left hand side or right hand side to that section including force acting at that section. तो 4 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है इस डायरेक्शन में, राइट? सो यहाँ पे हुआ 4 किलोन्यूटन एंड -13 क्योंकि आपने इस डायरेक्शन को प्लस लिया है, राइट? दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव 4 किलोन्यूटन, सो -13. सो 4 - 13 मतलब 9 किलोन्यूटन का लोड इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये सिंबल यहाँ पे डोमिनेंट है, माइनस का बड़ा है. सो 9 किलोन्यूटन का लोड लगेगा इस डायरेक्शन, मतलब ये इसको दे रहा है टुवार्ड्स बॉडी, जो कंप्रेसिव इफेक्ट दे रहा है. तो यहाँ पे भी 9 किलोन्यूटन का लोड आएगा और वो कंप्रेसिव सेंस देगा, राइट? मतलब कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा स्ट्रक्चर में. सो अब हम आते हैं यहाँ पे. सो थर्ड पे जब भी हम आएंगे वो हमें डायरेक्टली जो भी एंड पॉइंट पे लोड लग रहा है, अगर कुछ लोड है, सो दैट विल बी द लोडिंग फॉर लास्ट असेंबली. सो यहाँ पे ये थर्ड है, हमारी लास्ट असेंबली है. 7 किलोन्यूटन का लोड इसमें यहाँ से कंप्रेसिव लगेगा. सो बाय डिफॉल्ट आपको पहले ही बिना कुछ कैलकुलेशन किए यू कैन अप्लाई 7 किलोन्यूटन कंप्रेसिव लोड ऑन दिस असेंबली. तो इसमें देखेंगे हम दो पार्ट पे कंप्रेसिव लोड आ रहा है और एक पार्ट पे आ रहा है टेंसाइल लोड. तो फाइनल डिफॉर्मेशन डिपेंड करेगी कि कितनी होगी, क्योंकि इसमें फाइनल डिफॉर्मेशन हो जाएगा Δ1 - Δ2 - Δ3. Once you have calculated load, you can calculate the stress by dividing area. Once we have calculated force in all the members, 4 kilonewton, 9 kilonewton compressive and 4 kilonewton tensile and 7 kilonewton compressive. So we have calculated stresses and the maximum stress actually in this part aluminium में सबसे ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है हमारा 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेस. डिफॉर्मेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं PL/A करके, क्योंकि हमारे पास में अब मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी. देन बाकी चीज हमारे पास में लेंथ है मेंबर बॉडी का, देन वी कैन कैलकुलेट द स्ट्रेन आल्सो. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सो सेम प्रॉब्लम है बट यहाँ पे मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी भी दे दिया है. सो वंस यू हैव कैलकुलेटेड द लोड इन ऑल द मेंबर्स इंडिविजुअली, ये लोडिंग आपकी फाइनल लोडिंग नहीं रहेगी, ध्यान रखना स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं.
by considering these given loads as a load of member. So ये बॉडी में जो भी लोड आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग, राइट. सो ये हो जाएगा, and the length this 300, length 400, length 500 of this member. So PL over A simply apply करना है. Now we have this change in length of bronze section. So del is equal to PL over A. So P हो गया न्यूटन में है वैल्यू, एंड L mm में है, एंड एरिया एंड E, and then the change in length of aluminium, and this is minus 0.286, and change in length of steel minus 0.109, and final answer will be written like this. So totally इस total overall इस बार में जो है compression आएगा, और ये इसकी जो लंबाई है वो फाइनली कम हो रही है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. इसमें एल्यूमिनियम रॉड इज फास्टन्ड टू द स्टील रॉड एज शोन इन फिगर. एक्सियल लोड्स आर अप्लाइड at the position shown. The area of cross section of aluminium and steel rods are 600 and 300 mm square respectively. Find maximum load P that will satisfy the following conditions. तो वो लोड आपको फाइंड आउट करना है जो ये कंडीशन गिवन है इनको सेटिस्फाई करे, वो पी लोड फाइंड आउट करना है, राइट. सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज गिवन, राइट. सो पहली कंडीशन है सिग्मा एस टी इज लेस देन 140 MPa, मतलब स्ट्रेसेस इन स्टील इज एक्चुअली लेस देन और इक्वल टू 140 MPa. तो वो लोड आप उसको स्ट्रक्चर को देंगे, राइट, पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन है इस एल्यूमिनियम में जो स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी है वो 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर उसके बराबर, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट. ये दूसरी कंडीशन के कारण लोडिंग कैलकुलेट करेंगे. तीसरा है डिफॉर्मेशन इन एनी केस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1 mm और इक्वल टू 1 mm. सो ये कंडीशन है. सबसे पहले प्रॉब्लम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स सिंपली. सो आपको बताया अगर जितने भी मेंबर हैं उनमें हमें इंडिविजुअल मेंबर में फोर्स कैलकुलेट करना रहेगा सेपरेटली. सो ये मेंबर, ये बॉडी दो मेंबर से मिलकर बनी हुई है. तो इसमें पहले मेंबर का फ्री वर्ड डायग्राम हम लोग कुछ इस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ से 2p फोर्स लग रहा है, राइट. ये 2p फोर्स है. 2p फोर्स अगर यहाँ से लग रहा है कंप्रेसिव है टुवार्ड्स बॉडी है, तो ये इधर से कंप्रेसिव ऑटोमेटिक लग जाएगा 2p का, राइट. उसके बाद में ये इस बॉडी पे 2p, बट ये टेंसाइल है, तो नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पे डायरेक्ट इस बॉडी पे टेंसाइल, तो दोनों पे 2p फोर्स लग रहे हैं, बट इस पे कंप्रेसिव है एंड इस पे टेंसाइल है नेचर. सो बस इतना ही इसमें डिफरेंस है, एंड नो अदर फोर्स कैन बी पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन. बाय डिफॉल्ट अगर हम इसका सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू चेक करेंगे, सिग्मा एफ एक्स विल बी 0, right, and then only it will be a static analysis. So you can see here 2p force acting in this direction, 2p force acting in this direction, and this 4p force acting in this direction, right. ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपका टोटल नेट फोर्स इस बॉडी में 0 हो रहा है. सो दिस इज द ऑल्सो चेक for verifying whether a given loading is correct or not. So like this. So once you have calculated forces in the individual member, you can calculate now stress on each member by applying conditions. So sigma st is less than or equal to 140 MPa, right. So stress in steel will be equal to force in steel divided by area of steel. So force, or we have calculated 2p, area of steel is known, so we have the stress. now केस 2 के केस में वापस हमारे पास में एल्यूमिनियम है. एल्यूमिनियम में स्ट्रेसेस हमें गिवन है, और एल्यूमिनियम में स्ट्रेस है 80 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और लोड है हमारे पास में 2p, एंड एरिया है हमें गिवन. थर्ड है हमारे पास में डिफॉर्मेशन टोटल डिफॉर्मेशन 1 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सो 1 mm की कंडीशन लगा दी, और सिंपल बेसिक फॉर्मूला लगा दूंगा PL ओवर AE. सो PL ओवर AE, अब यहाँ पे जो है P कितना हो जाएगा, 2p रहेगा, लेकिन क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन में आ रहा है, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन था तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लोगे आप. सो माइनस 2pL ओवर AE एंड प्लस 2pL ओवर AE, राइट. सो बाकी सारी कंडीशन पुट करके ये P की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में. P की वैल्यू आ रही है
1 kilonewton. So minimum of 3 values आपको लेनी है. So maximum load to be provided will be the minimum of all 3 values. Now we come to the other part, thermal stresses. Thermal stress में we can see here the thermal stress. So suppose this is a body and इसको अगर हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, so the change in length will be there. This is the strain because of simple stress or normal stress. So strain will be equal to stress over modulus of elasticity. Okay, suppose we have a bar subjected to an axial load, then we will have strain like stress over modulus of elasticity. But the strain or a change in length because of the change in temperature will be equal to L alpha delta T. और L alpha T सिंपली T भी लिखते हैं, बट उसका मतलब यही होता है कि वो चेंज इन टेम्परेचर है, राइट. L alpha बेसिकली हियर इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. कोफिशिएंट ऑफ जो थर्मल एक्सपेंशन है उसकी यूनिट क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल coefficient of thermal expansion for steel के लिए modulus of elasticity and coefficient of thermal expansion दिया है. So 11 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade. तो वो coefficient of thermal expansion इस चीज पर निर्भर कर देगा कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वेरी हुआ है, उसके हिसाब से वो मल्टीप्लाई होगा. जो भी लेंथ है, जिस भी यूनिट में लेंथ आ रही है उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो आपको किसी भी मेटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पता है और उसका टेम्परेचर चेंज पता है, तब आप ये निकाल सकते हैं कि उसकी लेंथ में क्या चेंज आया होगा, राइट. सो सिंपली यू कैन कैलकुलेट. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास में है 10 मीटर, 10 मीटर का मतलब होगा 10,000 mm, राइट. एंड इसके टेम्परेचर में चेंज आया है 50 डिग्री या 10 डिग्री सेंटीग्रेड लिखता हूँ सिंपली. 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर. सो L है और T आपने. नाउ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. सो इंटू हम इसमें करेंगे 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, राइट, क्योंकि ये आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है. सो फाइनल आपका आंसर आ गया यहाँ पे 1 2 3 4 5, राइट. सो 1.1 mm जो भी आपने लेंथ ली है उतना चेंज आएगा इसमें, इस कंडीशन में, राइट. 1.1 mm जो भी इसका प्रोडक्ट आ रहा है. सो दिस इज द प्रोसेस बेसिकली टू कैलकुलेट द चेंज इन length. Now once you have calculated the change in length, you can calculate the strain again simply by dividing L. So we have this now alpha T, alpha delta T. और so ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया strain का alpha T, राइट. नाउ वी नो दैट अगर हम नॉर्मल स्ट्रेन और जो है टेम्परेचर स्ट्रेन दोनों को बराबर करें, सो वी कैन गेट द stress generated in the body. So stress will be now E T alpha T, and this E is a sigma over E. So sigma over E is alpha T. So sigma can be calculated. Sigma is equal to E alpha डेल्टा टी और टी ई अल्फा टी. हमारे पास में दो इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गए. सो पहला रिलेशन ये है कि चेंज इन लेंथ क्या होता है हमारे पास, और दूसरा ये है कि स्ट्रेस कितना जनरेट होगा बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर. सो ई अल्फा टी एंड एल अल्फा टी. अगर हम कंपोजिट बार देखते हैं तो वहां पे किस तरीके की स्ट्रेस जनरेट होगा, थर्मल स्ट्रेस इन कंपोजिट बार, राइट. तो बस जो कंडीशन यही है यहाँ पे भी कि जो है बाउंड्री जो है जो फिक्स है वो फेल नहीं करेगी in any case, right. So ये है. Now the coefficient of thermal expansion for this bar is alpha 1 and this for this is alpha 2, right, and the length is constant. Length जो भी है दोनों बार की constant length रहेगी, fixed length रहेगी, right. So free expansion in bar 1 and bar 2 can be written like this, L alpha 1 T and L alpha 2 T. तो अगर ये वाली बार लेते हो आप तो इसका फ्री एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, L alpha 1 T, और सेकंड बार लेते हो उसका फ्री एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, L alpha 2 T. The due to fixing forces F, the decrease in length of bar 1 is F L over A and increase in length of bar 2 F L over A2 E2. Sigma 1 is greater than sigma 2. सिग्मा 1 अगर सिग्मा 2 से ज्यादा तो उस कंडीशन में होगा क्या बेसिकली कि ये जो बार 1 है वो तेजी से और ज्यादा आगे तक बढ़ेगी एंड बार 2 है वो धीरे धीरे बढ़ेगी क्योंकि उसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बार 1 से कम है. बार 1 बार 2 को खींचने की कोशिश कर रही है और इस पे टेंसाइल फोर्सेस लगा रही है, राइट.
लेकिन बार 2 का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बार 1 से कम है, तो बार 1 पे क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्सेस लगेंगे, क्योंकि बार 1 जो है बार 2 बार 1 को रोकने की कोशिश कर रही है। सो लेट अस एज्यूम कि ये दोनों फोर्सेस कहीं ना कहीं बराबर हो जाएंगे। द इक्वेशन फॉर डिफॉर्मेशन कैन बी रिटन लाइक दिस: L alpha 1 T minus FL over E and L alpha 2 T प्लस FL ओवर ए, बिकॉज ये जो बार है उसमें कंप्रेसिव फोर्स है बार 1 में, तो वो उसको उसकी जो एक्चुअल लेंथ है उससे कम करेगा, उतना ही कम करेगा जितना कि उस पर फोर्स जनरेट होगा। सो FL ओवर E1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे लाइक दिस। नेट डिफॉर्मेशन जो होगा इस बार के लिए वो इसमें माइनस आएगा और इसमें प्लस आएगा, राइट। सो ये इक्वेशन आप सिंपली ध्यान रख सकते हो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, एंड अपने न्यूमेरिकल में आपको कोई फॉर्मूला दूसरा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इक्वेशन ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशन आप मेमोराइज करके, सिंपल इसको मेमोराइज करने की जरूरत भी नहीं है, इफ यू कैन ड्राइव दिस सिंपली, सो नो नीड टू मेमोराइज एनी फॉर्मूला here. So L alpha 1 T is the total deformation, free deformation, उसमें से माइनस करेंगे FL over A, एंड इसके लिए ये बराबर हो जाएगा राइट, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा इसके इसका फ्री डिफॉर्मेशन ये वाला, एंड प्लस उसमें करोगे ये FL over A, राइट। सो इस तरीके से आप अगर ये इक्वेशन लिखते हैं, सो यू विल हैव लाइक दिस, एंड फाइनली F इज रिक्वायर्ड कि F कितना होगा, सो दैट F अगेन कैन बी सिंप्लीफाइड लाइक दिस, 1 कॉमन ले लेंगे, सो ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी, वी कैन रिमेंबर दिस। अगर स्ट्रेस चाहिए हमें, स्ट्रेस के लिए सिग्मा 1 T ब्रैकेट अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 A2 E1 E2 divided by A1 E1 plus A2 E2, right? So simple, these relations can be used in the numerical problem, but no need to memorize the lengthy relation. Simply you can remember this relationship and you will get the solution, right? Now this is the example which I'm going to discuss. A steel tube having an external diameter 36 mm and internal diameter 30 mm has a brass rod of 20 mm diameter inside it. If two materials being joined rigidly at their ends when the ambient temperature is 18 degrees centigrade, determine stresses in the two materials. When the temperature is raised to 68 degrees centigrade, when the compressive load of 20 kN is applied at the increased modulus of elasticity, right, this is the data given, 80 giganewton per meter square, coefficient of thermal expansion 17 into 10 power minus 6 per degree centigrade, and for modulus of elasticity 210 giganewton per meter square, coefficient of thermal expansion 11 into 10 to power minus 6 per degree centigrade. So this is the data given. तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका determine the stresses in two materials. One is when the temperature is raised to 68 डिग्री सेंटीग्रेड, सो 18 से 68 हो, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है अराउंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड व्हेन द कंप्रेसिव लोड ऑफ 20 किलोन्यूटन इज अप्लाइड एट इंक्रीज टेम्परेचर, तो इंक्रीज टेम्परेचर के बाद में कंप्रेसिव लोड अप्लाई कर दिया है ताकि उसमें डिफॉर्मेशन कम से कम होने की कोशिश रहेगी. Now we'll see the solution of this problem. So simple, the steel, brass, and this is the डायग्राम we can see. तो फ्री एक्सपेंशन जिसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होगा उसमें फ्री एक्सपेंशन ज्यादा होने के चांसेस है. सो सिग्मा बी इज ग्रेटर देन सिग्मा एस, राइट. सो ब्रास का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है, सो ब्रास तेजी से बढ़ेगा बट स्टील उसको रोकेगा, राइट. तो आप समझ सकते हो कि किसमें टेंसाइल फोर्स आएगा, किसमें कंप्रेसिव फोर्स आएगा, और फॉर्मूला अगर आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख के यूज करते हो, सो सिंपली यू कैन यूज दैट, और कहाँ प्लस करना है कहाँ पे माइनस करना है, राइट. तो इसमें अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ब्रास तेजी से बढ़ रहा है और स्टील धीरे बढ़ रहा है. तो स्टील पे हमारे पास में आने वाला जो फोर्स है वो टेंसाइल है और ब्रास पे आने वाला फोर्स है कंप्रेसिव, राइट. तो इस पे बेसिकली कंप्रेसिव फोर्स आएगा और इस पे टेंसाइल फोर्सेस आएंगे, राइट. और इस पे जब टेंसाइल फोर्सेस आएंगे तो यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन है ये इसमें पॉजिटिव आ जाएगा और इसमें यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, राइट. सो इस तरीके से ये रहेगा.
Now next we can see here the area we have calculated, and this is the actual complete diagram जहाँ पे आप area calculate करोगे. So area of brass calculate किया pi d square by 4, this is 314.16 mm square. Area of steel tube calculate किया pi d1 square minus d2 square over 4. So basically ये हो जाएगा pi external diameter, ओके, माइनस इंटरनल डायमीटर, राइट. सो नेट एरिया चाहिए हमें ये वाला, राइट. ये अगर हॉलो है सो हमें ये वाला एरिया चाहिए. सो एक्सटर्नल डायमीटर माइनस इंटरनल डायमीटर. नाउ ई एस ये चीजें आप कैलकुलेट करके रख सकते हो सो दैट योर कैलकुलेशन विल बी इजियर. So here again we have calculated for this value. So A for brass, right, area and 1 over EB and 1 over EB. So we have calculated this term, and T this is like this. So with increase in temperature, brass will be compression while steel will be in tension, and this is because the expand more than steel. Finally F can be calculated by applying this simple relation. Or if don't want to remember this relation, then definitely you can use our basic fundamental जो मैंने तुम्हें बताया था, L alpha T minus F L over A, right, and is equal to L alpha T minus F L over A E. यहाँ पे माइनस के प्लस करोगे एक साइड में, राइट. This is a simple relation, no need to remember this kind of formula. So once we have calculated this F force in the member, simply we can calculate stresses in all the material, stress in steel tube, stress in brass rod. So we can calculate by dividing the respective area of the material. So this is a 17.51 Newton per mm square, and we can write MPa, the stress in brass rod, is equal to 17.33 Newton per mm square, and this is in compression, this is in tension, right. So and we can also calculate stresses due to compressive force F of 20 kilonewton. So अगर 20 kilonewton का compressive force लग रहा है, compressive force is acting like this, so what will be the stresses in the बॉडी. बेसिकली उतना ही स्ट्रेस जनरेट होगा इस फोर्स के कारण जितना उसमें लोड लेने की कैपेसिटी है. सो वी हैव यूजिंग द सेम रिलेशन विच वी हैव सीन इन अवर प्रीवियस स्लाइड. P2 इज इक्वल टू P इंटू A2 E2 डिवाइड बाई A1 E1 प्लस A2 E2. एंड इसको हम लोग वापस यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से रीराइट कर लेंगे. P2 और अगर P2 डिवाइड बाई A2 करें तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा 2. सो ये सेम रिलेशन है यहाँ पे. सो यू कैन सी. एंड सिमिलरली P1 ओवर A1 करेंगे तो सिग्मा 1 आ जाएगा, एंड सिग्मा 1 इज नथिंग बट द सिग्मा B लिया है यहाँ पे, एंड सिग्मा S इज लाइक सिग्मा 2. सो लाइक दिस इज इन कंप्रेशन, दिस इन टेंशन, एंड द फाइनल स्ट्रेस इज स्ट्रेस इन स्टील. सो माइनस 46.44 इन कंप्रेशन, एंड उसमें ये ऐड हो जाएगा हमारा स्टील में 17.51 प्लस का है, पॉजिटिव है, टेंशाइल है, टेंशन हमने पॉजिटिव लिया, कंप्रेसिव स्ट्रेस नेगेटिव रहेगा. सो फाइनली 28.93 कंप्रेशन आ रहा है और माइनस का आ रहा है, मतलब कंप्रेशन आ रहा है. एंड देन स्ट्रेस इन ब्रास रॉड. ब्रास रॉड में हमारे पास में ब्रास में दो स्ट्रेसेज है, 17.69 कंप्रेशन है, सो माइनस 17.69 एंड 17.33 कंप्रेशन है, सो माइनस का ये भी कंप्रेशन में आएगा. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस. नेक्स्ट टॉपिक इज टू कैलकुलेट स्ट्रेस इन प्रेशर वेसल. So this is the topic. Stresses in pressure vessel can be of 2 or 3 types depending upon the shape of the pressure vessel. It may be a cylindrical or spherical object. So we can see this is the cylindrical object, एंड यहाँ पे सरफेस पे दो तरीके की स्ट्रेसेस दिखाई दे रहे हैं, एक सिग्मा एच और दूसरा सिग्मा ए. सो सिग्मा ए इज बेसिकली कॉल्ड एक्सियल स्ट्रेस एंड सिग्मा एच इज कॉल्ड हुप स्ट्रेस. होता क्या है कि ये जो अगर आप इसको देखोगे, ये दिस इज अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट एंड ये इसकी एक पेरीफेरी है, स्फीयर. सो इस पेरीफेरी पे अलोंग द पेरीफेरी जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं वो हमारे सिग्मा एच है. लाइक यू कैन सी दिस इज द पेरीफेरी, एंड इस पेरीफेरी पे कुछ इस तरीके से स्ट्रेसेस जनरेट हो रहा है. सो ये आपका क्या है, सिग्मा एच हुप स्ट्रेस है. लाइक अगर हम इस पेरीफेरी को कट कर दें यहाँ से, सो यहाँ पे ये स्ट्रेस, ये
इस डायरेक्शन में नजर आएगा लाइक दिस। तो अगर हम डायमीटरल एक्सिस लेते हुए कट करते हैं सेक्शन, मतलब पूरे के पूरे जो सर्किल है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इक्वल टू हाफ वी कैन मेक, सो कुछ इस तरीके का सिग्मा एच का रिप्रेजेंटेशन रहेगा। और सो ये हमारी स्ट्रेसेज है, लाइक यू कैन सी सिग्मा एच हियर एंड सिग्मा एच हियर, ये सब सिग्मा एच है। सिग्मा एच अगर हमने इस तरीके से स्पेस जो हमने सेक्शन कट किया है, सो पूरे के पूरे सेक्शन पे सिग्मा एच लगेगा लाइक दिस। सो ये जितनी भी लेंथ है पूरी लेंथ पे सिग्मा एच, और इस स्ट्रेसेस के कारण ही जो है ये स्ट्रेस जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेशर। और ये स्ट्रेस उतना जनरेट होगा जितना इस पूरे के पूरे सेक्शन पे प्रेशर जनरेट होगा। उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, आई विल ड्राइव दिस स्मॉल एक्सप्रेशन इन नेक्स्ट स्लाइड, बट बिफोर दैट वी कैन ऑल्सो सी द अदर स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस। अब एक्सियल स्ट्रेस क्या होता है, एक्सियल स्ट्रेसेस जो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसमें एक्सियली जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है वो हमारा एक्सियल स्ट्रेस है। लाइक ये हुप स्ट्रेस के परपेंडिकुलर होगा, ये जैसे अगर ये हमारा सिलेंडर है तो इसमें एक्सियल डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है, दिस इज द एक्सियल स्ट्रेस, आल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। सिग्मा एल से या सिग्मा ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, लाइक दीज आर द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस आल्सो नोन एज एक्सियल स्ट्रेस, राइट, एंड दीज आर द सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस आल्सो नोन एज हुप स्ट्रेस। तो हमारे दो तरीके की स्ट्रेसेस रही एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में, दिस इज अ फ्री वर्ड डायग्राम इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये हमारे ये जो स्ट्रेसेस दिखाई दे रहे हैं ये सब एक्सियल स्ट्रेस है। ये कितना प्रेशर इस पे कितना अमाउंट का एक्सियल स्ट्रेस जनरेट होगा, जितना इसके कवर पे प्रेशर आएगा, राइट, जितना यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा उस प्रेशर को रोकने के लिए ही स्ट्रेस जनरेट होंगे, राइट। स्ट्रेस इज अ रेसिस्टिंग फोर्स बेसिकली पर यूनिट एरिया, राइट, तो उतना स्ट्रेस जनरेट होगा। और जितना पेरीफेरी पे प्रेशर जनरेट हो रहा होगा उस पेरीफेरी के प्रेशर को काउंटर करने के लिए हमारे पास में हुप स्ट्रेस जनरेट होंगे। और अगर ये हुप स्ट्रेस, अगर आपका जॉइंट कमजोर है, जैसे आपने एक सीट को यूज करते हुए एक सिलेंडर बनाया, तो यहाँ पे आपने ज्वाइंट किया उस सिलेंडर में, सपोज यहाँ पे रिविट से या वेल्डिंग से ज्वाइंट कर दिया, एंड अगर ये ज्वाइंट वीक है तो हुप स्ट्रेस जब ज्यादा हो जाएगा देन इस जॉइंट की स्ट्रेंथ से तभी आपका स्पेसिमेन यहाँ पे फेल हो जाएगा, राइट। सो नाउ यूल सी द हुप स्ट्रेस है क्या एग्जैक्टली और कैसे इसको हम लोग ड्राइव करते हैं। द अप्लाइंग इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल प्लेन, सो अगर ये सिग्मा एच है हमारे पास में, तो सिग्मा एच है और यहाँ पे जो है ये इस लोकेशन पे पूरी लोकेशन पे हुप स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, राइट, सिग्मा एच, सिग्मा एच। सो सिग्मा एच अभी कितनी पार्ट पे जनरेट हो रहे हैं, वो इसका लेंथ, जो भी लेंथ होगा सिलेंडर का एल लेंथ है फॉर एग्जांपल, एंड इफ टी इज द थिकनेस, तो ये पूरा का पूरा एरिया है जिसपे हुप स्ट्रेस बेसिकली जनरेट हो रहा है, राइट, ये एरिया है जिसपे हुप स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, इस वाले एरिया पे हुप स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ये जो एरिया है यहाँ पे हुप स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। सो एल इंटू टी, अभी दोनों साइड में है ये एरिया बराबर, सो इंटू टी, राइट। अभी कितना जनरेट होगा, जितना यहाँ पे प्रेशर लगने वाला होगा। प्रेशर मैक्सिमम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली ये जो लेयर है इस लेयर का जो एरिया होगा और इस पे जो लगने वाला प्रेशर है वो आपका मैक्सिमम प्रेशर होगा टू बी काउंटेड बाय द हुप स्ट्रेस। So P is the pressure and L is the length of this area and D is the diameter of this area or the width of this area. So D into L, D into L की एक पूरी शीट बन जाएगी, समथिंग लाइक दैट, एक पूरी शीट बनेगी जिसपे P प्रेशर लग रहा है बेसिकली लाइक दिस। सो P into L into D। सो यहाँ से हमारे पास में रिलेशन आ गया सिग्मा H इज इक्वल टू P into L into D डिवाइड बाई L से L कैंसिल हो जाएगा, सो PD ओवर 2T। सो पहला रिलेशन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे PD ओवर 2T। तो जब भी आप सिग्मा H का नाम आता है वहां पे आप PD ओवर 2T लगा दोगे, और अगर D की जगह R लिया है बेसिकली, सो R इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 2R, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा पी आर ओवर टी, राइट, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है हुप स्ट्रेस इन सिलेंडर्स। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल स्ट्रेस। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लगता है और एक्सियल डायरेक्शन में लगता है। सो नाउ वी कैन सी दिस इज द डेरिवेशन फॉर दिस। सिंपली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बेसिकली इस वाले पोर्शन पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लग रहा होगा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। सो लेट अस एज्यूम सिग्मा ए इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस सिग्मा ए, और ये कितना होगा पाई आर, 2 पाई आर इसकी लेंथ हो गई, एंड टी इज द थिकनेस। सो इस थिकनेस पे लग रहा है, सो लेट अस इसकी जो लेंथ होगी सर्कमफ्रेंस की वी कैन राइट हियर पाई डी और 2 पाई आर इंटू टी,
T is the thickness, so इस T thickness पे लगेगा, so is the total area covered, and ये कितना अमाउंट का मैक्सिमम हुप स्ट्रेस जनरेट होगा जो इस पर प्रेशर लगने वाला होगा. P is the pressure, एंड प्रेशर कहाँ पे लगेगा, ये जो एरिया है बेसिकली, ये जो ये एरिया पे इस तरीके से यहाँ पे जो प्रेशर लगने वाला होगा पूरे के पूरे एरिया जो हमारा कंट्रीब्यूट करेगा, सो पाई डी स्क्वायर बाई 4, राइट. ये पूरा एरिया है, इस पे P प्रेशर लग रहा है, सो पाई डी स्क्वायर बाई 4. इसको इक्वेट करेंगे हम लोग, वी विल गेट द सिग्मा ए, वैल्यू ऑफ ए पी डी ओवर 40. पी डी ओवर 40 इज अ स्टैंडर्ड रिलेशन. जब भी एक्सियल और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का टर्म्स आएगा एग्जाम में, यू कैन सिंपली राइट पी डी ओवर 40 का ये फॉर्मूला याद करना है आपको. एंड अगेन पी आर ओवर 2t कैन ऑल्सो बी रिटन in terms of r. So these two relations you can remember simply, pd over 2t and pd over 4t. Now spherical shape is also there, sphere is also there. So sphere के केस में सिग्मा s दोनों डायरेक्शन सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है. जो भी स्फीयर है तो वहां पे जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे सिग्मा s उनका नाम रहेगा, एंड सिग्मा s विल बी इक्वल टू पी आर ओवर 2t और पी डी ओवर 4t सिंपली. सो देयर नो नीड टू ड्राइव. सो सिंपल जैसा हमने सिलेंडर में देखा वैसा ही स्फेरिकल का फॉर्मूला है, बट इसमें दोनों साइड में एक ही टाइप का स्ट्रेस जनरेट होगा. नाउ वी कैन सी द समरी पार्ट, लाइक दिस इज अ सिलेंडर, वी कैन सी हियर बिग सिलेंडर, sigma e axial pr over 2t or pd over 4t, sigma h pr over t or pd over 2t, and sigma, and this is also pr over 2t or pd over 4t, right, in sphere. So if the maximum tensile stress of the material is will be sigma allowed. So what is the thickness of the body? अगर थिकनेस पूछा जा रहा है तो थिकनेस की कैलकुलेशन हमारी इसी बेसिस पे होती है. टी अगर प्रेशर दिया हुआ है सो अकॉर्डिंगली टी कैन बी प्रोवाइडेड टू द स्ट्रक्चर. सो अगेन दिस कैन बी एग्जांपल where the bursting force are higher than the capacity of the material, and because of the high internal pressure ये पूरा फट चुका. Now we can see the simple numerical problem here. Cylindrical boiler is 2.5 meter in diameter and 20 mm in thickness, and it carries steam at a pressure of 1 Newton per mm square. Find the stresses in the shell. So cell में stress आपको find out करना है. So diameter you have written, and in mm in diameter is 2500 mm. Thickness of shell is 20 mm, and internal pressure P is 1 Newton per mm square. Longitudinal stress can be calculated PD over 4T, or axial stress also known as, and hoop stress can be calculated PD over 2T. So final answer इसमें tensile stresses ही रहेंगे, ये दोनों tensile stress हैं. So in next example we can see a thin cylindrical vessel of 2 meter diameter and 4 meter length contains a particular gas at a pressure 1.65 Newton per mm square. If the permissible tensile stress of the material of shell is 150, so permissible tensile stress दिया हुआ है, इससे ज़्यादा stresses नहीं आने चाहिए, ठीक है. Find the minimum thickness required. So minimum thickness required, this is a very important numerical problem, right. So find the minimum thickness required, right. So minimum thickness आप कैसे निकालोगे, आपको T डिटरमाइन करना है. यहाँ पे क्या डिटरमाइन करना है, T कितना होगा, राइट. और यहाँ पे आपको बाकी के पैरामीटर्स दिए हुए हैं. सो आपको डिफरेंट कंडीशन पे T निकाल के आप चेक करके, और जो है मिनिमम जो मैक्सिमम T है वो हम प्रोवाइड करते हैं. इन द थिन सिलेंड्रिकल सेल स्ट्रेस विल बी हायर सिंस इट इज डबल दैट द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, and hence maximum stress is reached in the circumferential direction, right. Circumferential direction sigma h, right. So if d is the diameter, p is the pressure given, and permissible tensile stress sigma दिया हुआ है 150, then simply pd over 2t करके आप ये कैलकुलेशन से t निकाल देंगे, and you will get the answer. The minimum thickness required to provide is 11 mm. So this was the last topic of this topic. So अगर आपको any doubt if you have, you can write me in comment. I will try to give you the solution of that. So okay, so इस लेक्चर में इतना ही.